तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कितने पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और फिर कितने फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन हमें मिलेंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग जो उसका पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म होगा वो किस तरीके से दिखेगा। अब उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं फॉर्म वन वाला। यानी फॉर्म वन में हमारे पास अगर आप याद कीजिए तो डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स थे। ठीक है, तो फिर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास आई दिया हुआ है, इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ठीक है, सबसे पहला हम क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि क्या ये फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए इतना अगर हमने इंश्योर कर लिया तो फिर हमने देखा था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है जहां पे डिनोमिनेटर में लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म दिखेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू एंड प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब अगर हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाए और हमें पता है कि ये वैल्यूज आएंगी वो कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी, तो अगर a, b और c की वैल्यू मिल जाए तो फिर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा इंटीग्रेंड बन जाएगा, है ना। तो मतलब अब सारी मेहनत जो हमें करनी है वो ए, बी और सी की वैल्यू को कैलकुलेट करने में करनी है। तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड वे है, ठीक है, स्टैंडर्ड वे ए, बी और सी को निकालने का, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका a एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री एंड प्लस सी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो गया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब देखिए ध्यान से, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन बिल्कुल सेम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो यानी न्यूमरेटर भी हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो हम यहां से क्या करेंगे कि दोनों के न्यूमरेटर्स को इक्वेट कर देंगे। तो न्यूमरेटर्स को इक्वेट करेंगे तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री एंड प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, और ये x माइनस टू, सॉरी, और ये क्या होना चाहिए, ये एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर भी हूबहू सेम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बना है यहां पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए इसमें एक तो तरीका है कि हम क्या कर लें, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट पहले एक्स स्क्वायर का इक्वेट कर लेते हैं। तो एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। आरएचएस में अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहां से आएगा, तो देखिए यहां से एक a आएगा, यहां से b आएगा और यहां से c आएगा। यानी यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखें तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर x का अगर कोएफिशिएंट हमने इक्वेट किया तो एलएचएस में x का कोएफिशिएंट 1 था, तो आरएचएस में भी x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां से देखिए x का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, यहां से -5 है, यहां से -4 है और यहां से -3 है ना। तो यहां बन गया -5a -4b और -3c। ठीक है, फिर हमारा कांस्टेंट टर्म,
तो कांस्टेंट टर्म LHS में हमारा 1 है और RHS में भी हमारा 1 होना चाहिए, तो RHS में हम कांस्टेंट टर्म देखते हैं। तो यहां से हो जाएगा 6A, यहां से हो जाएगा 3B और यहां से हो जाएगा 2C। तो ये बन गया 6A प्लस 3B एंड प्लस 2C। अब एक्चुअली हमें यहां से क्या करना है, A, B और C की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हैं, ठीक है, और हम यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि इतना भी आसान नहीं होने वाला इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके और इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। यानी अगर हम इस मेथड से चले तो फाइनली क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाएगी, है ना, और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन में हमें एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो हमें जहाँ भी टाइम सेविंग कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ ट्रिक्स मिल पाए, हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आइए, ये मेथड हमारे काम का उतना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कोई शॉर्टकट तरीका हो सकता है यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालने का। तो अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसी x की वैल्यू यहाँ पे रखूं, अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसी x की वैल्यू रखूं जिसके लिए क्या हो कि ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाए, सिर्फ यही वाला टर्म बचे, तो यहाँ से डायरेक्टली A की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए ऐसी कौन सी x की वैल्यू रखिएगा जहाँ पे ये टर्म और ये टर्म दोनों ही 0 हो जाए। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि अगर हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये नॉन 0 रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो LHS आपका बन गया 3 और RHS में आपके पास बनेगा A इंटू 1 माइनस 2 एंड इंटू 1 माइनस 3, यानी ये बन गया 2A। और देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे A की वैल्यू निकल गई 3/2, ठीक है। उसी तरीके से अब हमें कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके लिए ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए। तो क्लियरली आप देखिए x इज इक्वल टू 3 अगर हम रखते हैं तो ये भी 0, ठीक है। इनफैक्ट हमें इसको और इसको 0 करना है ना, तो इन दोनों में देखो कॉमन चीज क्या है, x माइनस 2 वाला है ना। तो हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये नॉन 0 रहेगा, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 हमने पुट किया तो यहां पे आपका बन गया 7 और इधर आपके पास बन जाएगा ये a वाला, a के साथ वाला कोएफिशिएंट 0 हो गया, b के साथ वाला आपके पास बचेगा b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 और ये 0 हो गया। तो क्लियरली यहां से अगर हमने देखा तो b की डायरेक्टली वैल्यू हमें क्या मिल गई, -7, ठीक है। b की वैल्यू कितनी मिल गई, -7। ऑलराइट, फिर अब हम देखते हैं c की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो c के लिए हमें x की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके लिए ये 0 और ये 0 हो जाए, है ना, दोनों ही 0 हो जाने चाहिए। तो आइए देखते हैं c में हम क्या रखते हैं। तो c में क्लियरली इन दोनों में जो कॉमन टर्म होगा वो वाली x की वैल्यू रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 3 देख रहे हैं, यहां भी है यहां भी है, x माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आइए x इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 हमने रखा तो LHS हमारा बन गया 13 और RHS हमारा बन जाएगा ये टर्म 0, ये टर्म 0 और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 यानी 2c हो गया। तो c की वैल्यू आ गई 13/2। तो देखिए कितनी आसानी से a, b और c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे ना आगे बढ़ने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो देखिए जब आपको a की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने x के बदले में क्या रखा, 1। अच्छा ये x इज इक्वल टू 1 आया कहां से, तो देखिए इसके नीचे जो फ्रैक्शन है या इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है, इसको अगर आप 0 करते हो, समझो इसको अगर आप 0 करते हो, ठीक है, तो फिर हमारा x इज इक्वल टू 1 आता है ना। अब हम यहां पे x इज इक्वल टू 1 डाल रहे हैं तो क्लियरली यहां से ये वाला फैक्टर तो हमें हटाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए ये आया कैसे है, a की वैल्यू निकालने के लिए आपने जब x इज इक्वल टू 1 रखा तो इन दोनों के नीचे ये जो टर्म है, ठीक है, यानी आपके पास आया था x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यानी बेसिकली आपने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसमें आपने x इज इक्वल टू 1 रखा तो आपको a की वैल्यू मिल गई,
है ना। यानी हम क्या करेंगे कि जब भी हमें a की वैल्यू निकालनी होगी तो इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, आप इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब आप क्या करो कि ये वाला टर्म यानी x माइनस 1 वाला टर्म आप हटा दो और बाकी का जो रिमेनिंग बचा इसमें आप x इज इक्वल टू 1 डाल दो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वही a की वैल्यू है। आप रख के यहाँ पे देख लो, x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2। a की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। शॉर्टकट समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर a की वैल्यू निकालनी है आपको तो a के जो नीचे डिनोमिनेटर है आप उसको 0 करो, वहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। निकाल ली हमने x इज इक्वल टू 1। अब a के नीचे जो डिनोमिनेटर था आप इधर से वो डिनोमिनेटर इधर से वो वाला पार्ट हटा दो, फिर बाकी के जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचा है उसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो आपको अपने a की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली b की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको 0 करो तो यहां से आपको x इज इक्वल टू 2 मिल जाता है। यहां से क्या करो, x इज इक्वल टू 2 वाला टर्म हटा दो, बाकी के रिमेनिंग में आप x इज इक्वल टू 2 पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू। सिमिलरली c के लिए इसको 0 करो तो x की वैल्यू आ जाती है 3। यहां से ये वाला टर्म हटाओ और इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 3 डाल दो तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट तरीका। ठीक है, तो अब जब हमने a, b और c की वैल्यू निकाल ली तो फिर इंटीग्रेशन करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हमें करना था वो था x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx। अब हमने इसको क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है और ये पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है, 3/2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 एंड प्लस 13/2 अपॉन x माइनस 3। अब देखिए ये तो हमारे बाएं हाथ का सवाल हो गया, इसको इंटीग्रेट करना। तो इसका फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2 ln मॉड x माइनस 1 माइनस 7 ln मॉड x माइनस 2 एंड प्लस 13/2 ln मॉड x माइनस 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोशिश करिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से सिंप्लीफाई कीजिए। अगर आप खुद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी आपको कॉन्सेप्ट अब पूरी तरीके से समझ में आ गया। चलिए, सवाल ये है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² प्लस 41x माइनस 91 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 4 dx। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, वापस आइए और चेक कीजिए कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाइए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 41x माइनस 91 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 4। और ये किस फॉर्म में दिखेगा, ये हमने देखा है a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3 एंड प्लस c अपॉन x माइनस 4। और हमने शॉर्टकट अभी देखा ही है, जब a की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको ढकेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो आइए a की वैल्यू निकालते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 41 इंटू 1 माइनस 91 अपॉन ये बन गया हमारे पास 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 48 अपॉन माइनस 12, यानी यहां से a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू के लिए हम इसको 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 3। इसको ढकेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 3 इसमें पुट कर देंगे।
तो ये बन जाएगा 2 इंटू माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 41 इंटू 3 माइनस 91 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -3 - 1 और -3 - 4। ठीक है, तो यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हमारी बन जाती है -7। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, -7। फिर नेक्स्ट हमारे पास होगा c की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? c की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 आ गया, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इधर ये वाला टर्म ढक के, यानी ये वाला टर्म ढक के, और इसमें हम x इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे। तो c की वैल्यू के लिए हमने लिखा 2 इंटू 4 स्क्वेयर प्लस 41 इंटू 4 माइनस 91 अपॉन ये बन जाएगा आपके पास 4 - 1 और 4 + 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी 5। तो क्लियरली हमने a, b और c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इंटीग्रेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो i हमारा बन जाएगा इंटीग्रल 4 अपॉन x - 1 माइनस 7 अपॉन x + 3 एंड प्लस 5 अपॉन x - 4 dx। ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 4 ln mod ऑफ x - 1 माइनस 7 ln mod ऑफ x + 3 एंड प्लस 5 ln mod ऑफ x - 4 प्लस c, ये हमारा आंसर बन जाएगा इस एक्सप्रेशन का।